वैद्युत ऊर्जा में संबंध के बारे में, इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग आज के इस वीडियो में बने रहिए। तो हम आप लोगों को बता दें कि गिब्ज ऊर्जा और मतलब वैद्युत ऊर्जा किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, इसके बारे में क्या संबंध है दोस्तों, इन्हीं सभी संबंधों के बारे में हम आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं। और अगर आप लोग इन सभी बातों पर ध्यान देंगे तो आप लोगों को दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि ऊष्मा गतिकी से यह सिद्ध होता है कि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा एवं आयतन वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा को छोड़कर अन्य प्रकार की ऊर्जाएं अभिकारक के विशेष प्रकार की आंतरिक ऊर्जा में कमी के कारण निस्तृत होती है दोस्तों। उसके बाद इस विशेष प्रकार के आंतरिक ऊर्जा को स्वतंत्र ऊर्जा कहते हैं। इसका मान भी पदार्थ के शुरू और अंत की स्थिति पर ही निर्भर करता है। किसी सेल में अभिकारकों की स्वतंत्रता ऊर्जा विद्युत के रूप में प्रकट होती है यदि सेल के ध्रुवों पर विभवांतर E हो और अभिक्रिया के कारण N संयोजकता वाले पदार्थ का एक मोल परमाणु उसमें खुला हो, जिसके कारण स्वतंत्र ऊर्जा में कमी हुई हो। तो इसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर सकते हैं। यदि दो इलेक्ट्रॉन को संयोग कर एक सेल बनाया जाए तो कनेक्शन के अनुसार बाईं ओर वाला इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव देगा, जबकि दाईं ओर वाला इलेक्ट्रोड अवकरण विभव देगा। ऑक्सीकरण विभव में ऋण चिन्ह लगाकर उसे अवकारक विभव बना लिया जाता है, जिसके शब्दों में बाएं इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और दाएं इलेक्ट्रॉन पर अवकरण अर्ध अभिक्रिया होगी दोस्तों। ये सब बात यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रोड विभव का मापन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोड विभव के मापन कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को अब जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम आप लोगों को कुछ जानकारियां दे देते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो अर्ध सेल का जो विभव मापन होता है दोस्तों, अर्ध सेल का विभव मापन हम लोग बहुत ही आसानी से करते हैं। मापन नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब है कि अर्ध सेल का मतलब हम लोग और सारे सेलों का तो मापन कर सकते हैं, लेकिन अर्ध सेलों का मापन करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है। हम लोग इस प्रकार के सेलों का मापन नहीं कर सकते हैं। ये बात भी आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद हम सिर्फ दो अर्ध सेलों के विभव के अंतर को माप सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम किसी अकेले अर्धचालक सेल के विभव मतलब नहीं माप सकते हैं। हम लोग दो सिर्फ अर्धचालक सेलों के विभव को बहुत ही आसानी से माप सकते हैं दोस्तों, जिसमें सेल का ईएमएफ ज्ञात होता है दोस्तों। अगर हम लोग दो सेलों के बीच के विभव के अंतर को मापते हैं तो जिसमें सेल का ईएमएफ हम लोगों को दोस्तों ज्ञात होता है। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक मानक अर्ध सेल है जिसके इलेक्ट्रॉन विभव के मान को सभी तापों पर करीब शून्य माना जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अर्ध सेल की निम्न रूप में निरूपित किया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को चित्र 3.3 में दिखलाया गया है। मानक इलेक्ट्रोड में एक छोटे प्लेटिनम के पत्थर पर मतलब जमा होता है दोस्तों।
ये सब बातें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद पीटी से बता दें दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को दोस्तों बताते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें दोस्तों कि पीटी से विद्युत संसर्ग स्थापित करने हेतु उनमें थोड़ा सा पारा डाल दिया जाता है, जिनमें तांबे का तार डूबा होता है। एक चौड़ी शीशे की नली में इस पीटी के पत्थर वाली नली को फिट कर दिया जाता है। चौड़ी नली के ऊपर भाग में एक बगल नली लगी रहती है तथा निचला भाग अधिक चौड़ा रहता है तथा गैस निकलने के लिए इसमें 2 छिद्र रहते हैं। चौड़ी नली का निचला भाग खुला रहता है और यह भाग विलयन में डूबा रहता है दोस्तों। उसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में उपयुक्त अम्ल मिलाया जाता है। इकाई की सांद्रता रखी जाती है। जो मानक मतलब हाइड्रोजन दोस्तों इलेक्ट्रोड होता है, उसमें अम्ल को भी मतलब रखा जाता है। अम्ल की भी सांद्रता उसमें रहती है। यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब हुआ। इस अर्ध सेल में निम्न अभिक्रिया होती है। अब चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों को बताते हैं, महत्वपूर्ण बातों को। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक अवकरण विभव को शून्य द्वारा परिभाषित किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। अब हम दिखलाएंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का व्यवहार कर किस प्रकार अन्य इलेक्ट्रोडों का विभव को माप सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों चलिए जानकारी देते हैं। तो चित्र 3.3 के ए में एक गैलेनवी सेल से प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। जो गैलेनवी सेल होता है, गैलेनवी सेल से मतलब प्रदर्शित किया गया है। चलिए उस सेल के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं। वो सेल क्या होता है और उस सेल के बारे में जो भी जानकारी वाला बात है, उन सभी बातों को दोस्तों हम आप लोगों को चलिए बताते हैं। तो अब हम दिखलाएंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का व्यवहार किस प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों का विभव को माप सकता है। तो इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जेडेन इलेक्ट्रोड तथा पूरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। प्रयोग के आधार पर यह पाया गया है कि जेडेन इलेक्ट्रॉन एनोड तथा SHE कैथोड है। हम इसलिए कहते हैं कि इसमें बहुत सारी बातों को दोस्तों हम लोगों को जानने के लिए मिलता है। तो चलिए हम उन सभी बातों को भी आप लोगों को दोस्तों बताएंगे। तो सेल 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना है। जो कोई भी सेल है दोस्तों, कोई भी सेल 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। ये बात आप लोगों को यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद और सारी बातों को बताएं तो दूसरा मतलब जिसमें एक Cu होता है, Cu इलेक्ट्रोड तथा दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ Cu इलेक्ट्रोड कैथोड तथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड है। ये सब बात भी यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद यदि किसी इलेक्ट्रोड का मानक अवकरण विभव शून्य से अधिक हो
तो इसकी अपचयित अवस्था H2 गैस से अधिक अस्थायी होगी दोस्तों। यदि फिर यदि मानक अवकरण विभव का मान ऋणात्मक हो तो H2 गैस उस स्पीशीज की अपचयित अवस्था से अधिक अस्थायी होती है। ये बात भी दोस्तों आप लोगों को जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम और सारी महत्वपूर्ण बातों को दोस्तों बता देते हैं आप सभी को। तो यहाँ पे बताएंगे तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं।